आपके अकॉर्डिंग है ना, कोई इशू नहीं है। आज कौन सा अपना लेक्चर नंबर 4। लास्ट टर्न पे हमने क्या किया था, नस्ट इक्वेशन करी थी, ठीक है। अब नस्ट इक्वेशन तो हमने कर ली थी। नस्ट इक्वेशन आई कहां से थी, और उसमें एक रिलेशनशिप है गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। किसके किसके बीच में, गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनके बीच में हमें रिलेशनशिप देखना है। इसी को यूज करके, इसी रिलेशनशिप को बेसिकली नर्स ने बताया था, और जिसके थ्रू जो हम लोगों ने बाद में इक्वेशन निकाली थी वो इससे निकली थी। कैसे निकली थी, गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है बेसिकली, डेल्टा जी को बोलते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी जी। गिब्स फ्री एनर्जी तो जी होता है, लेकिन डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में जी हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है, डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इसमें और जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है उसके बीच में रिलेशन निकाला नर्स ने, और क्या रिलेशन बताया इन्होंने, इन्होंने बोला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू बताया, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी तो किसी भी कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड है, और ये जो आर टी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एल एन क्या है, एल एन की अगर हम बात करें तो एल एन है आपका नेचुरल लॉग, और क्यू है आपका पी बाई आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये क्या था, आर टी, एल एन क्या है आपका नेचुरल लॉग, तो उसको अगर बेस 10 लॉग में आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाता था, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस 10 लॉग बन जाता है। अब ये जो Q है आपका, जो आपका Q था, ये Q क्या होता है आपका, Q आपका होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट से निकालते हैं। और इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, अगर सेल रिएक्शन ऐसा है तो Q कैसे निकलेगा, C रेज टू पावर C, D जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ऊपर आ जाएगा, A रेज टू पावर A, B रेज टू पावर B। इतनी बात क्लियर है सबको। अब ये डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, इनको हम लोग कैसे देख सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है ये यूजफुल वर्क होता है, सिस्टम से जो यूजफुल वर्क डेराइव किया जाता है वही होता है डेल्टा जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे डेल्टा जी है, और जो डेल्टा जी नॉट है वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता ही है, टेम्परेचर कितना लेना है 25, और प्रेशर कितना लेना है, अगर गैस है तो 1 atm, कंसंट्रेशन 1 मोल, ठीक है। और ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है किसी भी कंडीशन, डेल्टा जी नॉट, ठीक। डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -NF नॉट,
NFE बोल सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड लोगे तो E नॉट लिख दोगे इसकी जगह। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस NFE। N आपका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेना देना हुआ है, F है फैराडे नंबर, E है आपका इलेक्ट्रोड E ऑफ सेल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डेल्टा जी नॉट लिखना चाहते हो तो NF यहाँ पे E नॉट आ जाएगा, ये E सेल है और ये क्या आ जाएगा? E नॉट। अब ये दोनों चीजें अगर आप यहाँ पे रख देते हो इस इक्वेशन में तो हमें जाके जो फाइनल वाली नस्ट इक्वेशन है वो मिल जाएगी। ये भी नस्ट ने दी थी, ये भी नस्ट इक्वेशन। अब दोनों को रख देते हैं, रख के देख लेते हैं वैल्यू। हाँ बेटा, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी आप दे रहे हो या ले रहे हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में कोई स्पीसीज देती है और रिडक्शन में क्या होती है? लेती है ना। ये हो जाएगा NFE, ये हो जाएगा NFE नॉट और ये हो जाएगा 2.303 RT log Q। ठीक है, अब अगर आप NF से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, NF से क्या करो? डिवाइड कर दो। NF से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे NF कट जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर ये माइनस हम हटाना चाहें तो माइनस का मल्टीप्लाई अगर पूरी इक्वेशन में करते हो तो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगी इक्वेशन डिवाइडेड बाय NF। और अगर हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते थे, R की वैल्यू रखते थे तो ये वैल्यू क्या हो जाती थी अपनी? अगर आपने टेम्परेचर रख दिया 298 केल्विन, F की वैल्यू रख दी 96500 कूलम्स, तो ये वैल्यू क्या आ जाती थी? क्लियर है बात सबको? यही नेक्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी जिसको हमने न्यूमेरिकल्स में यूज किया था पिछले टर्म पे। ठीक है, तो कहाँ से आई थी ये? बेसिकली नेक्स्ट ने ये वाली इक्वेशन दी थी, गिव्स फ्री एनर्जी वाली, ये वाली ये इक्वेशन दी थी, ये वाली फर्स्ट वाली। फिर उससे E की वैल्यू रख करके डायरेक्ट किया हमने। क्लियर है? अब देखो दो बातें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दूसरा लिखा हुआ है नॉन स्पॉन्टेनियस और तीसरी कंडीशन लिखी हुई है इक्विलिब्रियम। तो स्पॉन्टेनियस अगर प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। अगर प्रोसेस होता है, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है? निगेटिव आती है। प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए? अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हमेशा याद रखेंगे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब दो चीजों को मिलाया अपने आप रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये पता करना है, तो E की वैल्यू निकाल लो,
अगर पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस की दो कंडीशन है। अभी तक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस की एक ही कंडीशन पढ़ते थे, डेल्टा जी अगर किसी प्रोसेस के लिए निगेटिव आ गया तो वह स्पॉन्टेनियस है। अब दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी हमने कि सेल की अगर हम बात कर रहे हैं या किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उस रिएक्शन के होने में ई पॉजिटिव आता है, ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव अगर आता है तो क्या होगा, वो रिएक्शन हो सकता है, वो सेल हम बना सकते हैं, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो वो किस कंडीशन में होगा, मतलब सेल आप नहीं बना सकते, वो रिएक्शन नहीं हो सकता अपने आप, तो वो क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव और ई सेल की वैल्यू क्या आ जाए निगेटिव। जैसे आप कैलकुलेट करते हो और ईएमएफ ऑफ सेल निगेटिव आ गया तो वो रिएक्शन नहीं होगा। कोई बोलता है सेल बना दो तो बना सकते हैं लेकिन वो सेल वर्क नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। कैसे बनेगा वो बताएंगे, ठीक। तो तीन चीजें याद रखनी है, एक स्पॉन्टेनियस कब होगा, डेल्टा जी निगेटिव ई पॉजिटिव। दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव ई सेल निगेटिव। और तीसरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होगी, इक्विलिब्रियम पे दोनों चीजें जीरो, ये भी जीरो आएगा और ये भी क्या आएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जीरो से छोटी होगी, जीरो से क्या होगी छोटी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, और अगर जीरो हो गया तो सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम। ओके है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल इस टाइप के भी आते हैं जिसमें हम डेल्टा जी को रिलेट करके दो रिएक्शंस के ई नॉट आपको गिवन होते हैं, तीसरे रिएक्शन का ई नॉट आपको, ऐसे मत करो नींद आ जाएगी, तीसरे रिएक्शन का ई नॉट आपको क्या करना है, निकालना, ठीक। तो प्रोसेस क्या होता है इसका, प्रोसेस ये होता है कि जैसे हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में करते थे कि अगर किसी का हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, दो इक्वेशन के हमारे पास डेटा है, तो उन दोनों इक्वेशन को यूज करके जो थर्ड वाली चाहिए हमको, जिसका डेटा हमको निकालना है, वो बनाने की कोशिश करते हैं। और जो ऑपरेशन पहले और दूसरे में करोगे, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़ने पे तीसरी इक्वेशन मिल जाती है, तो फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट, सेकेंड इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट जोड़ोगे तो थर्ड इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट भी मिल जाएगा। मतलब जो चीज आप इसमें कर रहे हो वही चीज आप जी नॉट में भी कर सकते हो। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको बात क्लियर हो रही है, वॉइस वगैरह क्लियर है? हाँ, गिवन क्या है, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Fe+2 बनाता है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए E01 दिया हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन है 0.771 वोल्ट। दूसरी इक्वेशन है Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe सॉलिड बनाता है, इसके लिए E2 E0 दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। निकालना किसके लिए, E3 E0 निकालना है इस इक्वेशन को, Fe+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड। तो मैंने आपको बताया क्या करना है, जो डेटा गिवन है उनको यूज करके जो जिसके लिए निकालना है वो इक्वेशन निकालो। तो अगर आप इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकंड को यूज करके थर्ड कैसे मिल सकती है हमको। अगर हम लोग ऐसा करें कि पहली और दूसरी को जोड़ दें, तो जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, Fe+3 प्लस Fe+2 लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में क्या होगा, Fe+2 और Fe सॉलिड आ जाएगा, इधर Fe+2 पहले से आ चुका है और इधर भी Fe+2 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे और क्या बचेगा, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड। जो हमें तीसरी इक्वेशन चाहिए वो इससे मिल जाएगी।
ये वाली चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब एडअप किया तो हमें क्या मिल गई, इक्वेशन 3 मिल गई, ठीक है। जोड़ के दिखा भी देते हैं आपको, किसी को अगर नहीं समझ में आया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, देख पा रहे हैं सब लोग, इसको जोड़ रहे हैं। अब Fe+2 और Fe+2 दोनों तरफ सेम है इसलिए कट जाएगा। Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, Fe सॉलिड ये बन गई। तो फर्स्ट सेकंड को जोड़ के थर्ड इक्वेशन हमने बना ली। तो जो ऑपरेशन आपने इसमें किया वही ऑपरेशन आप डेल्टा जी के लिए भी कर सकते हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा G1 नॉट, पहले के लिए डेल्टा G1 नॉट लिख दिया, दूसरे को जोड़ देते हैं डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G3 नॉट लिख सकते हो। और डेल्टा जी को हम क्या लिख रहे थे, NFE नॉट माइनस में, माइनस NFE नॉट। तो इसको लिख दे, इसके लिए E नॉट 1 हो जाएगा, इसके लिए NFE नॉट 2 हो जाएगा, इसके लिए NFE नॉट 3 हो जाएगा। अगर पूरी इक्वेशन को देखो तो पूरे में माइनस कॉमन है और पूरे में NF कॉमन है, NF से डिवाइड कर दोगे तो हर तरफ से NF हट जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस NFE नॉट से डिवाइड कर दोगे, तो NF से डिवाइड कर दोगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस NF पूरे से हट जाएगा। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय माइनस NF कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, ये E नॉट 1 आ जाएगा प्लस E नॉट 2 इज इक्वल टू E नॉट 3 आ जाएगा, देख पा रहे हो, क्लियर है। तो क्या आ गया हमारे पास। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी n वही है क्या, और सेकंड के लिए भी वही है क्या, थर्ड के लिए भी वही है क्या, कोई गलती कर रहे हैं क्या हम लोग। भाई फर्स्ट के लिए अगर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, 1 का है, दूसरे के लिए देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना, और तीसरे के लिए देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन का। तो हम NF से सीधे सीधे डिवाइड नहीं कर सकते, n यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो क्या करें, अलग अलग वैल्यू लेते हैं भाई, जब अलग। हाँ जी, सीधे इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता तो हम सीधे लगा देते, जैसे अभी हमने फाइनल निकाल दिया था, वो गलती से निकाला था ना। तो क्या आ गया, यहाँ पे बोल दो आप, यहाँ पे बोल दो N1F, यहाँ पे बोल दो N2F, यहाँ पे बोल दो N3F, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस माइनस, ये भी, ठीक। पहले इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का था, 1 इलेक्ट्रॉन का लेना देना, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1, यहाँ पे क्या आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया। ये बात सबको क्लियर है। अब माइनस F से डिवाइड कर दो सब में, तो F कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा E नॉट 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 E नॉट 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 E3। आपको निकालना क्या है, E3 नॉट निकालना है, तो E3 नॉट निकालना है तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे कर देंगे। अब वैल्यू रख लो, वैल्यू आपकी E1 और E2 की वैल्यू दी हुई है, देख पा रहे हैं सब लोग।
हाँ माइनस एफ से डिवाइड कर दिया। नहीं तो वैसे भी देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर एफ है राइट में एफ है तो वो तो कट ही जाएगा ना। माइनस एफ को कॉमन ले लोगे अगर लेफ्ट में और राइट में भी माइनस है तो कट जाएगा ना। अब वैल्यू रख लो, वैल्यू क्या दी हुई थी, जो भी वैल्यू दी थी वो रख लोगे तो आ जाएगा आंसर 0.771। ये आ गया। और ये क्या है, माइनस में था ना, माइनस में था तो अब आ जाएगा वोल्ट में आएगा आंसर। अब ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो तो आप निकाल लेंगे, ऐसी कोई भी इक्वेशन दी हो तो उसके लिए आप ई नॉट निकाल लेंगे। अच्छा अब बता दो कि ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम कैसे बता सकते हैं, अगर ई नॉट की वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आती है तो ये जो रिएक्शन थर्ड वाला हमने बनाया है वो पॉसिबल। ठीक है, जैसे पूछते हैं इसके बारे में आप प्रिडिक्ट करिए, उसके बारे में स्टेटमेंट बना के दे देते हैं तो आप कैसे स्टेटमेंट, निगेटिव आएगा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये वैल्यू क्या आएगी आपकी निगेटिव आती है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -0.88 आ जाएगा। हाँ तो निगेटिव में निगेटिव वैल्यू आएगी ना ये, तो इसका मतलब E3 नॉट जो है वो क्या है आपका निगेटिव। तो जैसे ही निगेटिव हो गया तो रिएक्शन के बारे में आप क्या लिखोगे कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। आपसे पूछा जाता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, तो क्या देख सकते हो, ई नॉट देख लो। अगर उस रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिजिबल है, और अगर नेगेटिव आती है तो नॉट फिजिबल, 0 आती है तो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो। हाँ बोलिए। अगर ई नॉट ऐसा होता है, ई नॉट निकालना होता है तो भी तो E2 नॉट कैसे पॉजिटिव आता अगर सेम सेम डेटा देते तो, अगर E3 की वैल्यू जो आ रही है वो देते अगर तो E2 की वैल्यू तो ये आती ना। फिर अगर E1 पूछते, E2 की वैल्यू यही देके और E3 की वैल्यू यही देके तो E1 इस ये इक्वेशन पॉसिबल होता, ये रिएक्शन पॉसिबल होता। ठीक है, जिस रिएक्शन के वो वैल्यू है वो उस रिएक्शन के बारे में बताएगी कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। एम आई हमने लिख दिया है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्लियर है हेमांग आपको। तो फिजिबिलिटी किससे चेक करते हैं, एक आप चेक करोगे ई नॉट की वैल्यू से, दूसरा आप किससे चेक करोगे डेल्टा जी की वैल्यू से। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू से हम लोग इसको चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ देखो, ये डेल्टा वेल्टा ऐसे लिख दिया मैंने, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी और ई नॉट, ये जो चारों चीजें हैं अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्या होता है उसका केवल साइन चेंज हो जाता है। मतलब जैसे मान लो हमने बोला कि A प्लस बी गिव्स रिएक्शन हो रहा है C प्लस डी बन रहा है। ठीक है, इसके लिए मान लो डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है -45 किलो कैलोरी पर मोल, और अब हमने बोला कि C प्लस डी गिव्स A प्लस बी के लिए आप डेल्टा H निकालो। तो जब आप रिएक्शन को केवल रिवर्स कर रहे हो, जो रिएक्टेंट थे और जो प्रोडक्ट थे उनको आपने इंटरचेंज कर दिया, आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को
प्रोडक्ट बना दिया। जब केवल रिएक्शन को रिवर्स करते हो और कुछ नहीं करते, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, या जो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस गिवन हो, डेल्टा जी गिवन हो, ई नॉट गिवन हो, ये सब क्या हो जाते हैं, वैल्यू सेम रहेगी, इनका जो साइन होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे डेल्टा एच यहाँ -45 था, तो ये हो जाएगा 45 किलो कैलोरी पर, ये एक एग्जाम्पल होता है। ऐसे ही मान लो इस रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू है +0.46 वोल्ट, तो इसके लिए अगर ये इसके लिए है, तो दूसरे वाले के लिए ई नॉट क्या हो जाएगा, रिएक्शन तो सेम है, केवल प्रोडक्ट को इधर और रिएक्टेंट को उधर कर दिया, रिवर्स किया आपने, तो क्या आ जाएगा। और यही चीज डेल्टा एस की वैल्यू में भी होता है। तो ये चारों वैल्यू याद रखेंगे कि जब आप रिवर्स करते हो रिएक्शन को, तो केवल इनका साइन चेंज होता है। ठीक है, ये वैसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको एक एक करके याद रखना होता है। क्यों? क्योंकि कई बार जैसे कोई क्वेश्चन बनाया, इन्होंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे ये प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन था, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, एक में फिजिबिलिटी लिख दी, इट इज नॉट फिजिबल, ठीक है, बिकॉज इट्स ई नॉट इज माइनस दिस, एक तरफ लिख दिया फिजिबल और एक तरफ लिख दिया माइनस, तो या तो फिजिबल होगा या तो माइनस नहीं होगा, और माइनस होगा तो फिजिबल नहीं होगा। ठीक, अगर पॉजिटिव दे रहे हैं और फिजिबल दे रहे हैं तो वो स्टेटमेंट सही है, अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया तो वो गलत हो गया। और 4 ऑप्शंस ऐसे बना के आपको क्या कर देते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेते हैं। एडवांस का क्वेश्चन होगा तो मल्टीपल करेक्ट बता देंगे, मेंस का क्वेश्चन होगा तो सिंगल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे उसी हाँ जी, सेकेंड पॉइंट में बता रहे हैं कि वही बात है, चेंजिंग द स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाफ सेल रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ई नॉट। ई नॉट ऐसे लिखा हुआ ई नॉट, क्योंकि लैपटॉप में मेरे पास वैसा ई नॉट लिखने का कुछ मेरे पास है नहीं, मतलब होता तो है बट मुझे नहीं आता, मुझे सीखना। नॉट जो लैंग्वेज में लिखा हुआ इस पर, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ सेल रिएक्शन के अगर आप स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करते हो तो ई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होती। हाँ, रिवर्स नहीं किया, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ई नॉट बोलना है तो क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना। इस बात को आपको एग्जाम्पल से समझा, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दी, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू दी +x। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर आप चेंज कर देते हो, जैसे इसमें पूरे में हाफ से मल्टीप्लाई कर, तो क्या रिएक्शन का ई नॉट चेंज होगा? ई नॉट तो स्टैंडर्ड होता है ना, तो वो वैल्यू क्या होगी, नहीं चेंज होगी, वही रहेगी। हाफ सेल के स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करने पे उस हाफ सेल का ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा आप ये नहीं बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, निगेटिव आएगा ना। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे ना तो निगेटिव चार्ज, रिडक्शन। तो यहाँ पे भी अगर सेम चीज है तो ई नॉट क्या होगा, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर किसी हाफ सेल का दिया हुआ है
हाफ सेल रिएक्शन किया हो, उसमें आप केवल इन कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हो, तो उनको चेंज करने से एक्स की वैल्यू मतलब ई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट है। ठीक, अगर आप रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी, साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। पॉइंट क्लियर है सबको? ये वाला सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट लिखे हुए थे, एक तो रिवर्स करने वाला और दूसरा ये कि ये कोफिशिएंट चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अब लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे कि कितने तरीके के इलेक्ट्रोड हमें क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं या कितने तरीके के सेल इलेक्ट्रोड बनते हैं, इलेक्ट्रोड या हाफ सेल कितने तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा पॉपुलर है गैस आयन हाफ सेल। क्या बोल रहे हैं, गैस आयन हाफ सेल। इसमें क्या होता है, इस तरीके के हाफ सेल में एक इनर्ट कलेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए। जैसे प्लैटिनम एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, इनर्ट होता है, जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये केवल इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। प्लैटिनम लेते हैं इसमें, या ग्रेफाइट ले सकते हैं। इस कलेक्टर को इन कांटेक्ट विद गैस रखते हैं, और ये जो कलेक्टर होता है ये किस में होता है, एक सॉल्यूशन में होगा किसी स्पेसिफाइड आयन के। जैसे मान लो ये फर्स्ट का एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, प्लैटिनम को कलेक्टर बनाना है तो ये प्लैटिनम का वायर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हमने बोला कि ये किसके कांटेक्ट में होगा, गैस के कांटेक्ट में होगा। मान लो इस प्लैटिनम के वायर के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन गैस फ्लो कराते हैं। कौन सी गैस फ्लो कराते हैं, उसका प्रेशर गिवन होगा कि 1 atm है कि 2 atm है, जो भी व्हाटएवर, उसका प्रेशर गिवन होगा। ठीक, अब ये किसके कांटेक्ट में होगी, ये कांटेक्ट में होगी किसी स्पेसिफाइड आयन के। मान लो यहाँ पे H2 है तो हम लोग यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन भर, HCl का सॉल्यूशन का मतलब HCl होगा, उसमें वाटर होगा, सॉल्यूशन का मतलब वाटर में सॉल्यूशन। तो HCl के सॉल्यूशन में प्लैटिनम वायर इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, और उसके ऊपर कौन सी गैस फ्लो कराई जा रही है, हाइड्रोजन। ये क्या बनाता है, ये किस तरीके का हाफ सेल बनाता है, गैस आयन हाफ सेल। एक गैस है और एक क्या है, आयन, गैस आयन हाफ सेल। क्लियर है बात इतनी? सेकंड देखो, सेकंड वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस आयन हाफ सेल जो होता है हाइड्रोजन का ही होता है। तो अगर इसकी हम रिएक्शन देखना चाहें तो रिएक्शन कैसे हो सकती है, ये जो आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। रेफरेंस का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया और इसको रेफरेंस माना 0 वोल्ट होता है। इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो तो भी 0 वोल्ट आएगा पोटेंशियल, और रिडक्शन भी हो रहा हो तो भी 0 इसको हाइड्रोजन वाले को क्या माना है इन्होंने, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको शी भी बोलते हैं और NHE भी बोलते हैं। ये हम लोगों ने शायद सुना होगा, आपने किस में सुना होगा बताइए आप जरा। रेडॉक्स में आपको बताया था मैंने किसके बारे में, NHE और शी के बारे में। सबने सुना हुआ है क्या, कहाँ गया ब्लैंक, नहीं सुना है तो अब देख, अब सुन लीजिए। रेडॉक्स में जो लास्ट स्लाइड ये वाली थी, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो बता रहा है। इसके एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है हाइड्रोजन वाला, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, और H प्लस का अगर बन रहा है इलेक्ट्रोड तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो भी स्टैंडर्ड। ठीक है,
और क्या बोलते हैं SHE, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। या NHE भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड क्यों बोला, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या माना गया है, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे 3 डिजिट्स में, डेसिमल के 2 डिजिट्स तक लिखने का ट्रेंड है। ये चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो, मतलब ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का जो सेटअप प्लैटिनम वाला बनाया, वो किसी सेल में एनोड की तरह भी काम कर सकता है, किसी सेल में कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अब देख लेते हैं, जब ये शी को आप काम में लोगे कैसे, एनोड की, और जब आप शी को काम में लोगे कैसे, कैथोड। जब आप एनोड की तरह लोगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसका प्रेशर गिवन होगा, इसकी कंसेंट्रेशन गिवन होगी, या इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते, आप करके भी लिख सकते। क्लियर है, ये हो गया। ठीक, अगर इसको कैथोड की तरह, शी को कैथोड की तरह यूज कर रहे हो, तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन आपको पता है, तो क्या होगा, क्या रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, ये गैस है, ये क्या है, एक्वस, तो इसकी कंसंट्रेशन पता होगी, इसका स्टैंडर्ड बोल रहे हैं तो सारी चीजें क्या होगी, ये 1 ATM होगा और ये क्या होगा 1 मोल। ठीक, इसको भी लिख सकते हो, हाफ करके भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड का तो चेंज होना नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी चेंज करो तो भी 0 ही 0 बोल रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये था कौन सा, गैस आयन इलेक्ट्रोड की बात कर ली, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा हमने बोला, हाइड्रोजन को बोला। ठीक है, हाइड्रोजन आयन होगा, एसिड का सोल्यूशन ले लोगे, उससे H+ मिल जाएगा, उसके कांटेक्ट में प्लेटिनम का वायर लगा होगा, उस पर हाइड्रोजन गैस फ्लो कराई जाएगी। बोर्ड का क्वेश्चन है, शी या NHE जो होता है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना और उसको हाफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना। तो बुक में डायग्राम अच्छा सा बना होगा, उसको आप समझिएगा, यही डायग्राम यही है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाया गया जैसा हो, बेसिक चीज ये। क्लियर है, फिर उसके बाद देखो दूसरा है मेटल एंड मेटल आयन हाफ सेल। तो ये तो आपको पता ही है, ये आपको अभी बताया ही था मैंने, क्या बताया था, जो एग्जांपल हम लोग हमेशा लेते थे, ये जिंक है और ये किसके सोल्यूशन में डिप किया हमने, ZnSO4, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मेटल और मेटल आयन। यहाँ से कौन सा आयन मिलेगा, Zn+2, SO4 -2 होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिंक Zn+2 लिख सकते हैं, ये मेटल हो गई और ये क्या हो गया, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अभी तक जो हमने जितने न्यूमेरिकल किए थे इसी के किए थे, इसी को समझा था, मेटल होती है और मेटल को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में हम डिप करते हैं। तो ये तो क्लियर है सबको, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड निकालोगे तो वो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, 0 0 नहीं होगा, 0 किसकी केस में होता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो थर्ड टाइप में क्या है, थर्ड टाइप में एक मेटल के ऊपर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट, उसी के इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग होती है। जैसे मान लो हमने सिल्वर की रॉड ले ली, उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है, उसकी कोटिंग कर दी, ठीक है।
और उसको डिप कर दिया हमने किसमें, Cl माइनस में। किसमें डिप किया, Cl माइनस में। तो मतलब क्या है, कैसे सेटअप बनाना है, सेटअप बनाना है कैसे, ये सिल्वर की क्या है, रॉड है। इस सिल्वर रॉड के ऊपर कोटिंग किसकी है, AgCl की। AgCl क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और इसको डिप किस में करेंगे, ऐसे किसी में भी डिप करेंगे जिसमें Cl माइनस हो। ये यहाँ पे NaCl भी हो सकता है, कोई भी Cl माइनस वाला हो सकता है। तो यहाँ पे हम किस में डिप करेंगे इसको, NaCl में कर सकते हो, मतलब कोई भी ऐसा जो Cl माइनस दे। क्लियर है बात। तो ऐसा भी एक हाफ सेल हमको देखने को मिल सकता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Cl माइनस ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag। मेटल कौन सी है, सिल्वर। कोटिंग किसकी है, इनसॉल्युबल सॉल्ट की। जिसकी कोटिंग होगी वो बीच में लिखा होगा और जिसमें डिप होगा वो सामने लिखा। समझ गए। अब इक्वेशन कैसे होगा, इक्वेशन भी इसका समझ लो। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया होता है, बच्चे समझ नहीं पाते, करना क्या है। AgCl सॉलिड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Ag सॉलिड अलग हो जाएगा, Cl माइनस एक्वस अलग हो जाएगा। इसके लिए अगर हमें E0 लिखना है, E निकालना है इस सेल के लिए, इस हाफ सेल के लिए, तो E0 निकालो इसी हाफ सेल का, या आपको डेटा गिवन हो 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 क्यों किया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लेना हो रहा है, डिवाइडेड बाई 1 लॉग Cl माइनस क्यों किया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं, प्रोडक्ट में कौन है Cl माइनस और एक सॉलिड है, सॉलिड को लेते नहीं है, रिएक्टेंट में एक सॉलिड, सॉलिड को लेते नहीं है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करोगे तो सॉलिड वाले हट जाएंगे, सॉलिड वाले 1 हो जाएंगे, बाकी। क्लियर है। तो इसके सवाल भी आते हैं कभी कभी और बच्चे इसमें फंसते, ज्यादातर तो वही आता है जो सिंपल केस है, लेकिन कभी कभी ये आ जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, इक्वेशन वगैरह ही नहीं लिख पाते। तो अगर आप किसी एक की लिख लोगे, एक का पैटर्न याद रख लोगे, तो किसी दूसरे का भी आराम से लिख सकते हो। जैसे कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट मान लो BaCl2 दे दिया, तो आपको पता है Ba+2 बनेगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ Ba सॉलिड हो जाएगा, यहाँ 2Cl हो जाएगा। क्लियर है। जैसे ही 2Cl माइनस हुआ, इक्वेशन में Cl माइनस के ऊपर होल ट्वाइस हो जाएगा, बाकी n का नंबर 2 हो जाएगा। इसके लिए ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ये आप निकाल सकते हो, या ये गिवन होगी, ये निकाल सकते। क्लियर है। एक और है फोर्थ वाला, वो समझ। अब क्या लिखना है, इन दिस टाइप ऑफ सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ एनायन। आप देख ही रहे हो कि ये तो स्टैंडर्ड है, तो इसकी वैल्यू चेंज होनी नहीं है, स्टैंडर्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती है, कंसंट्रेशन वगैरह चेंज भी कर दो तो स्टैंडर्ड चेंज होगा नहीं। यहाँ पे 0.0591, अगर इसी सेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कांस्टेंट है, एक ही है, और लॉग Cl माइनस, अगर Cl माइनस की कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो ये वैल्यू चेंज होगी। यही बात क्या है, स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि इन दिस टाइप ऑफ सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, Cl माइनस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सच सेल्स कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये जो इनसॉल्युबल वाला है, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, ये समझते हैं। मान लो आपको एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी रॉड का, और किसी रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको साइंटिस्ट पहले से, जो आपका मेंटोर है, वो पहले से बता दे कि हमारा ये हाफ सेल है ये वाला, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पहले से बता दिया जाए कि ये है, ठीक है। तो इसको आप एक तरफ लगा दोगे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में लगा दोगे, और दूसरे वाले को आप लेफ्ट या राइट में लगाओगे। इसको लेफ्ट लगाओगे तो दूसरा जिसका कैलकुलेट करना है उसको राइट में, और वाइस वर्सा आप कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे सेटअप को लगाते हुए आप टोटल EMF निकालोगे।
जब टोटल ईएमएफ निकालोगे आप तो आपको पता है कि टोटल ईएमएफ अगर निकालना होता है सेल का, टाइम बताइएगा, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? ई सेल कैथोड माइनस ई सेल एनोड, यही तो करते हो। अगर स्टैंडर्ड निकालना है उस सेल का, अगर स्टैंडर्ड निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो क्या करोगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करोगे। अब मान लो कि जो हमारा सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड है जिसको हम रेफरेंस मान रहे हैं, ये रेफरेंस हमने दे दिया, साइंटिस्ट ने आपको ये रेफरेंस दे दिया आपके टीचर ने कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दिस। ठीक, ये कोई नई रॉड है, कोई मेटल की रॉड है, उसका आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस सेल आप कैसे निकालोगे? पूरा सेटअप लगाओगे, एमीटर वोल्ट मीटर लगाओगे, वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग है वो आएगी ई सेल, और उस ई सेल की वैल्यू को यहाँ पे रखते हुए आप इस रेफरेंस की वैल्यू जो दी हुई है उसको रखते हुए ये कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और आपको पता है कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो कितनी बार कम से कम 3 रीडिंग्स लेते हैं। ठीक है, तो एक रीडिंग लोगे आप, फिर दोबारा से फिर से उस सेटअप को लगाओगे, दोबारा रीडिंग लोगे, दोबारा रीडिंग लोगे, 3 बार रीडिंग लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग? तीनों का एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो वैल्यू। ठीक, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज क्या है ये समझ में आ गया। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों यूज किया जाता है? व्हाई इट इज कॉल्ड रेफरेंस? रेफरेंस इसलिए कहा गया, क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता है। ज्यादातर हाइड्रोजन को यूज कर लेते हैं और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए बहुत इजी हो जाता है। आपने ये सॉल्व किया, स्टैंडर्ड आपका 0 है, तो ये जो सॉल्व करोगे वही ये आ जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन को लेना क्या होता है? इजी होता है। उसका पोटेंशियल 0, जो आपकी रीडिंग आई वो इसका पोटेंशियल, सीधे सीधे, नो कैलकुलेशन। क्लियर है बात? देखो नेक्स्ट वाला क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ये समझना इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि कभी कभी देखिए आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादातर क्वेश्चन आपके सिंपल वाले मेटल और मेटल आयन पे आ जाते हैं, लेकिन जेई में सिंपल वाले कभी कभी नहीं आते, तो उसके लिए आपको सारे इलेक्ट्रोड की जानकारी होनी चाहिए। इसमें बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। इसमें क्या है देखो, दिस टाइप ऑफ हाफ सेल इज मेड अप ऑफ using an inert metal collector, usually platinum लेंगे, immersed in a solution which contains 2 ions of same element in different states। ठीक है, क्या करेंगे इन्हें? इसमें भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, प्लेटिनम ले लिया कलेक्टर की तरह। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? एक सॉल्यूशन ले रहे हैं और उस सॉल्यूशन में एक ही मेटल है, उसके अलग अलग आयंस ले रहे हैं। मतलब जैसे मान लो ये आपका प्लेटिनम कलेक्टर लगा दिया, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें FeCl2 भी ले लिया, उसकी कुछ कंसंट्रेशन है, और इसी में FeCl3 भी ले लिया। अब यहाँ पे आयरन का Fe+2 होगा और यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? Fe+3। अगर इस तरीके का हाफ सेल का सेटअप बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है बात? मतलब एक ही मेटल होगी और उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, एक जगह +3 लिया गया है और एक जगह क्या लिया गया है? +2। क्लियर? थर्ड वाला देखो, लास्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? ये कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। कंसंट्रेशन सेल का सबसे पहली बात याद रखो कि E0 जो आप निकालोगे कंसंट्रेशन सेल का,
वो आता है 0। कंसंट्रेशन सेल की स्पेसिफिसिटी क्या है कि ई नॉट सेल क्या आता है उसका 0। 0 क्यों आता है सोचो। मैम पहले वाला की एक पहले वाला नहीं, पहले वाला पहले वाला कंसंट्रेशन सेल नहीं था, पहले वाला कंसंट्रेशन सेल नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। डिफरेंस समझो, देखो क्या चीज होगी इसमें, इसमें एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, अलग अलग कंपार्टमेंट में। कैसे, मान लो लेफ्ट में रिएक्शन हो रहा है और राइट में रिएक्शन हो रहा है। अब आप बोलोगे ये तो दोनों सेम है, अलग अलग कैसे कह रहे हो आप, एक को एनोड एक को कैथोड कैसे कह सकते, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। इसकी कंसंट्रेशन अगर C1 है तो इसकी क्या होगी, मेटल आयन सेम होगा, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, कंसंट्रेशन। क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। cells in which electrical current is produced due to transport of substance from higher concentration to lower concentration। इसमें सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में अराइजेस आइदर इन इलेक्ट्रोड मटेरियल और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन में चेंज। ग्रेडियंट वर्ड सुना है फिजिक्स में, क्या होता है ग्रेडियंट, चेंज लेते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं उसमें पढ़ा होगा आपने, विस्कोसिटी में क्या पढ़ा होगा, कौन सा ग्रेडियंट होता है, विस्कोसिटी टॉपिक पढ़ लिया है, तो उसमें कोई ग्रेडियंट पढ़ते हैं दो लेयर्स के बीच में, प्रेशर फील्ड हाँ शायद वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ते हैं। दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट शायद पढ़ते हैं। मान लो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v1 है, नीचे वाले की v2 है, डेल्टा v अगर निकालो और डिवाइडेड बाय डेल्टा x कर दो, इनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा x है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैं सही बोल रही हूँ, ग्रेडियंट शायद ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ये सेल क्रिएट होगा वो किसकी वजह से होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। दोनों तरफ कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, सब्सटेंस मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ई नॉट सेल 0 क्यों हुआ, देखो मैंने बताया कोई भी मेटल ले लो, उसका ऑक्सीडेशन कराओ या उसका रिडक्शन कराओ, क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो इधर अगर आप देखते हो तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लो ऑक्सीडेशन प्लस 5.52 आता है, मान लो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जिंक का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जिंक का यही वैल्यू तो होगी। और स्टैंडर्ड कैसे निकालते हो, कैथोड माइनस एनोड करके, कैथोड माइनस एनोड करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी वैल्यू। अब आप बोलोगे 0 कैसे होगी, ये तो प्लस है ये तो माइनस है ना। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन दिया है, इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, कैथोड माइनस एनोड कैसे करते हैं, इसको रिडक्शन में करोगे तो ये -0.52 हो जाएगा, ये -0.52 है, रिडक्शन है, तो दोनों को एक दूसरे में माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं उनका ई नॉट सेल हमेशा क्या होगा, 0। पानी पी लो मतलब, यहाँ तक की पिक्चर सबको क्लियर है। इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, सबसे ज्यादा आपका जो नॉर्मल बताया सिखाया उसके आएंगे और इसके आते हैं।
अब ये कंसंट्रेशन सेल, एक तो यही वाला है, एक क्या है आपका सेम टू सेम है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, और एक में गैस ले लें तो वो गैस वाला भी बन सकता है। कैसे? देखो, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया। इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल मतलब वही हाइड्रोजन वाली गैस वाला अगर आप ले लो तो एक तरफ क्या होगा, अच्छा जहां पे भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आएगा हाइड्रोजन की बात होगी वहां पे प्लेटिनम को लेना पड़ता है कलेक्टर की तरह। तो इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में प्लेटिनम पहले लिखा होता है कलेक्टर, फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर दिया है वो P1, फिर H प्लस बन रहा है, उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है C, फिर H2 लिखा हुआ है P2, और इसका लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेटिनम। प्लेटिनम केवल इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेशन वगैरह से उसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक, अब देखो, अब आप बोलोगे कि दो कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, H प्लस को बीच में लिख दिया है केवल C करके, यहाँ पे प्रेशर P1 दिया है, यहाँ पे P2 दिया है, क्वेश्चन अगर बनेगा तो P1 P2 आपको दिए जाएंगे। ठीक, ये जो बीच में कॉमन लिखा हुआ है ना, कॉमन लिखने का मतलब है कि इसकी जो बेसिक रिएक्शन होगी वो क्या होगी, H2 से बन रहा है H प्लस, और H प्लस से क्या बन रहा है H2। ठीक है, जो बीच में कॉमन लिखा हुआ वो दोनों में। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं H2 ऑब्लिक H प्लस, फिर सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, फिर लिखेंगे H प्लस ऑब्लिक H2, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि H प्लस एक ही तरफ है दूसरी तरफ है नहीं, क्योंकि सेल तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसमें दो चीजें नहीं। ठीक है, एक आप रॉड लेते हो, उसको डिप करते हो किसी सॉल्यूशन में, तो उसकी कंसंट्रेशन या उसका प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों को यूज करते, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन C है, यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रेशर P2 है, मतलब ये एनोड है, ये क्या है, ये पार्ट एनोड है, और ये पार्ट क्या है, आप ऐसे कह सकते हो ये कैथोड और ये। बात समझ में आ रही है सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए, आप लोग सबको क्लियर है? थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप की चीज हो रही है लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोल रहे हैं, हेयर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट टू डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स एट इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो हमने HCl का सॉल्यूशन ले लिया तो उससे हमको क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा, उसकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगी C1 C2 जो भी दी हुई हो। ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक बार हम क्या कर रहे हैं, P1 प्रेशर वाली हाइड्रोजन गैस और एक बार P2 प्रेशर वाली हाइड्रोजन गैस को इसमें बबल करा रहे हैं, इसके ऊपर फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन कैसे बनेगी। मेन मुद्दा हमारा क्या है, मेन मुद्दा है हमारा इक्वेशन कैसे बने, ये बन गई इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे मान लो इस गैस का प्रेशर P1 है, यहाँ पे इसका प्रेशर क्या है P2। ठीक, कंसंट्रेशन एक ही सॉल्यूशन में डिप किए जा रहे हैं तो C मान लेते हैं। अब सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, ये एनोड है ये कैथोड है, तो सेल रिएक्शन की कहानी आपको पता ही है, दोनों को एड अप कर दो सेल रिएक्शन बन जाए। सेल रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ दें, जोड़े, कैसे बनेगी सेल रिएक्शन, पहला था दूसरा क्या है, ये है ना, दोनों को जोड़ दें, इसको हाफ हाफ करके भी ले सकते हैं। ठीक है, चलेगा, हाफ भी ले सकते हैं, हाफ लोगे तो यहाँ हाफ H2, यहाँ H प्लस, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को एड अप कर देते हैं। H2 P1 प्रेशर
प्लस 2H प्लस C कंसेंट्रेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 2H प्लस C कंसेंट्रेशन प्लस क्या आ जाएगा H2 P2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखो तो कॉमन क्या क्या है, ये H प्लस है, कंसेंट्रेशन C है, H प्लस है, कंसेंट्रेशन सेम है, तो चाहे इसको लिखोगे तो भी ये कट जाएगी ऊपर नीचे होकर। 2 इलेक्ट्रॉन, विदुषी थकी हुई लग रही हो, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन अपनी क्या बन गई, H2P1 H2P2। नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिख दोगे, E इज इक्वल टू E0 सेल, और आपको पता लग रहा है कि इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, दैट इज कंसंट्रेशन सेल, तो E0 सेल की वैल्यू तो क्या होगी 0। इसके बाद क्या था यहाँ पे, वो वाली ले लेते हैं ना, ये क्यों नहीं, बाई 2 कर देते हैं। हमने 2 इलेक्ट्रॉन को मान के इक्वेशन लिखी है, अगर एक को लेते तो एक लिख देते। लॉग राइट में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, P2 प्रेशर थी, तो P2 डिवाइडेड बाई, हाँ प्रेशर दोनों सेम में होगी, एटीएम में होगी या बार में होगी, तो ये तो कट जाएगा ना, क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। ये क्या हो गया 0, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन सेल है तो ये वैल्यू 0 होगी। क्लियर है, ये माइनस में है, दिस बाय दिस, पॉजिटिव में लिखना चाहो तो P1 बाई P2 कर सकते हो। क्या जब पूरा सेल का ईएमएफ 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, तो P1 P2 बराबर हो जाएगा, बताते हैं। ये आ गया ना अपना, क्या होगा, ये था ना, यहाँ पे क्या लिया था हमने, P2 बाई P1 लिया था ना। अगर दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाए तो क्या कंडीशन है, P2 अगर इक्वल है P1 के तो क्या कंडीशन होगी, ई सेल P2 की जगह P1 या P1 की जगह P2 लिख सकते हो, लॉग 1 आ जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू होती है, क्या होती है जल्दी से बताइए, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो पूरी बात कहाँ पे चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी, तो ई सेल क्या आ जाएगा, तो सेल किसमें है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आपसे ऐसा सेल रिएक्शन देके पूछा जाता है P2 इज ग्रेटर देन P1, तो रिएक्शन पॉसिबल है नहीं है, सेल बना सकते हो नहीं बना सकते हो, फिजिबल है नहीं है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, देख लेते हैं, किसी को लगाएंगे कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। ध्यान से देखो, ये 0, यहाँ पे क्या था, P2 बाई P1 था ना, ये था, ठीक है। अब आपको पता है लॉग की वैल्यू को अगर रिवर्स कर दो तो साइन चेंज हो जाता है, ये मालूम है बात, नहीं पता, अच्छा तो लॉग तो पढ़ोगे ना किसी क्लास में, कि अभी भी नहीं पढ़ोगे, बेसिक पढ़ लिया तो उसमें पलटना नहीं सीखा है,
मैम रिपीट करिएगा। देखो जैसे इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, ध्यान से देखो, इसको ओपन करके दिखा देती हूँ तब तुम समझ जाओगे, फिर मैं इनडायरेक्ट ही लिखूंगी। ये है, ये तो एक मल्टीप्लिकेशन का एक नंबर है, यही है ना। इसका क्या मतलब है, log P2 माइनस log P1, यही तो मतलब है। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं कैसे, log P1 माइनस log P2 कर देते हैं, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। क्या कहते हो, जब वो माइनस माइनस बाहर आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 बाई P2 हो जाएगी। यही तो मैं कह रही थी, मैं कह रही थी अगर इसको ऊपर नीचे कर दोगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओपन करके समझा रही है, समझ आ गया सबको। इससे ज्यादा मैथ्स हमको नहीं आती, हमको जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये पता नहीं क्यों लॉग बताया नहीं गया आप लोगों को, मतलब है नहीं शायद, बेसिक में है नहीं शायद, पता नहीं क्या मैंने इरेज कर, बेसिक में लॉग है नहीं क्या आप लोग को, यूज कम होता होगा ना, पता नहीं। हम लोग क्या पुराने आदमी हो गए ना, तो हम लोग के टाइम में जब पढ़ाया गया था ना तो लॉग कुछ ज्यादा ही डिटेल में था। जैसे कोई चीज आप बहुत हायर पढ़े हो तो ये सब चीजें बेसिक हैं, तो बेसिक तो दिमाग में रह जाती है चाहे आप मैथ्स छोड़ दो। तो शायद हम लोग के टाइम में डिटेल में होगा, अभी नहीं है इसलिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे अटकते हैं। तो बस इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये माइनस को पॉजिटिव करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये जीरो को हटा ही दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो ई सेल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसको अगर आपको पॉजिटिव करना है तो क्या P1 बड़ा होना चाहिए P2 से, ध्यान से देखो, क्योंकि ये तो एक मल्टीप्लिकेशन का नंबर है, इसको मान लो x, log P1 माइनस log P2 आएगा। ठीक है, अगर P1 बड़ा होगा तो log P1 भी बड़ा होगा, उसमें से log P2 को माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मान लो तुम्हारे पास log P1 की वैल्यू आती है +10 और log P2 की वैल्यू आती है 8। ठीक है, P1 बड़ा होगा तभी log P1 भी बड़ा आएगा, और P2 बड़ा होगा तभी log P2 भी बड़ा छोटा आएगा। ठीक, तो अगर P1 P2 से बड़ा है तो आपका क्या होगा, ई सेल की वैल्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन अगर लॉग में नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाए तो ये वैल्यू पूरी क्या आ जाती है, नेगेटिव। तो अगर ई सेल पॉजिटिव है तो P1 P2 से बड़ा होना पड़ेगा, या आप कह सकते हो P1 P2 से बड़ा है तो ई सेल पॉजिटिव आएगा तो फिजिबल है, या आप कह सकते हो स्पॉन्टेनियस है। आपसे पूछा जाए स्पॉन्टेनियस है या नहीं है तो आप ऐसे सॉल्व करके बता सकते। अगर यही क्या हो गया, उल्टा हो गया, P1 छोटा P2 बड़ा, नीचे वाली वैल्यू बड़ी, अगर आपको P1 P2 भी नहीं याद आता है तो आप जो सेल रिएक्शन लिखते हो उसमें ध्यान रखो लॉग में नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, ऊपर वाली छोटी होगी, तो ये वैल्यू फटाफट निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, ई सेल निगेटिव तो नॉट। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, स्पॉन्टेनिटी का मतलब रिएक्शन होगा नहीं। सेल जो आप बनाने जा रहे हो P1 P2 प्रेशर का, वो बनेगा कि वर्किंग होगा कि नहीं होगा। अगर पॉजिटिव आता है वर्किंग है, नेगेटिव आता है वर्किंग
स्पॉन्टेनियस होने के लिए तो पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ, स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव, यही तो बताया, पॉजिटिव, फिजिबल, स्पॉन्टेनियस, सारी बातें एक ही। क्लियर है? ये देखो एक हेडिंग पड़ी हुई इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सर, इसको हम आपको कहाँ बता चुके हैं, कहाँ बता दिया, इसमें बता दिया पहले ही, जहाँ पे इसमें ये बता C1 C2 कंसंट्रेशन। अब इसके लिए भी सेम टू सेम वैसे ही इक्वेशन आएगी, C2/C1। इसमें भी पूछा जा सकता है कि C2 C1 से बड़ा है तो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, C1 C2 से छोटा है तो पॉसिबल है या नहीं है, C1 C2 इक्वल है तो क्या कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम, जीरो आ जाएगा। ठीक, या इसको भी डेराइव करके बताऊं, इक्वेशन लिख के C1 C2 सेम इक्वेशन आएगा यही। ठीक है, जैसे वहां पे हमने लिखा है ऐसे, क्या लिखा, H2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जिंक सॉलिड, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक सॉलिड, और पूरी रिएक्शन उसी। यहाँ जो जिंक +2 होगा, यहाँ जिंक +2 होगा, एक की कंसंट्रेशन C1, एक की कंसंट्रेशन C2, फॉर्मूला लगाओगे सेम टू सेम फॉर्मूला, ये 0, वहां पे C1/C2, C2/C1 रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, C1/C2। बात सबको क्लियर है? नहीं है तो बता दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग करने वाले हैं, कल मैं सोच रही हूँ आपका जो पेपर आपने टेस्ट दिया था उसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर, 25 क्वेश्चन में से कितने, 1 घंटे की क्लास रखूंगी, तो 1 घंटे की क्लास में वही हो पाएगा। ठीक है, तो सब लोग सोल्यूशन का जो पेपर दिया था, जिसने दिया था, जिसने नहीं दिया था, एक बार पेपर को देख करके आएंगे, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है फटाफट से पूछ लेंगे, सब लोग अपने पॉइंट नोट करके आएंगे।